हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कांसेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से। हम गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा होता है फाइनल गुड। एग्जांपल समझते हैं। आप गए डोमिनोज और डोमिनोज में जाके आपने ऑर्डर किया एक एक्स्ट्रा चीज फार्म हाउस पिज्जा। आ गया ना, मुझे पता था, नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, पानी आना नॉर्मल है, बट अभी के लिए फोकस हेयर, बाद में जाके खा लेना। ठीक है, तो आपने जब ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर पहुंचे शेफ के पास। शेफ ने आपका ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू किया। उसने फ्लोर, चीज, टमाटो सॉस, वेजिटेबल, इन सबको यूज कर कर आपका ऑर्डर तैयार किया और आपकी टेबल पे पहुंचा दिया। अब जब टेबल पे आपका ऑर्डर पहुंच चुका है तो वो जो पिज्जा है वो पूरी तरह से रेडी है, वो पूरी तरह से बन चुका है और आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, आप उसे खा सकते हो। हाँ या नहीं? क्लियर? तो यहीं पे हमारे दो तरह के गुड्स आ गए। पहला, जो फ्लोर, चीज, टमाटो सॉस और वेजिटेबल जिसका इस्तेमाल शेफ ने किया था पिज्जा बनाने के लिए, ये सभी गुड्स इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट नाम से क्लियर है, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, और इनका इस्तेमाल करके जो हमने पिज्जा बनाया, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, रेडी टू ईट जो हमारा पिज्जा बना था, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह से बन के तैयार है, आप उसे खा सकते हो। हाँ या नहीं? उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बेटा, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। आपका पिज्जा पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। आई बात समझ में? तो वो क्या है हमारे पास? फाइनल गुड्स। एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। और आप उसका जो फाइनल यूजर है वो उसको यूज कर सकता है, मतलब जब पिज्जा आपकी टेबल पे आ गया आप उस पिज्जा को कंज्यूम कर सकते हो। हाँ या नहीं? समझ में आ गया? तो ये होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। इजी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो शूज हम लोग पहन रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है? हमारे फाइनल गुड्स, क्योंकि वो पूरी तरह से बनके तैयार है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ या नहीं? क्लियर? वो प्रोडक्शन उनका हो चुका है, वो पूरी तरह से बनके तैयार है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर। ये वो गुड्स होते हैं जिसको एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है। ठीक है, क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए या फिर यूज करने के लिए एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। भाई एक फर्म ने दूसरी फर्म से खरीदा है, ठीक है, क्या करने के लिए? या तो रीसेल करने के लिए, इधर से खरीदेंगे इधर बेच देंगे, या फिर उस गुड्स का इस्तेमाल करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, क्या करने के लिए? फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, डोमिनोज वाले ने सॉस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खरीदा होगा ना। अब उन सभी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल, क्या करने के लिए? पिज्जा बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो वो है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि भैया एक ही जो गुड है ना हमारा, वो फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है, कैसा पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। समझो, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो चीनी का इस्तेमाल कर रही है, वो चीनी का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल कर रही है, क्या करने के लिए? बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ऑन द अदर हैंड उसी चीनी को हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास? फाइनल गुड्स, कि वो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। उसका इस्तेमाल ना तो हम रीसेल के लिए कर रहे हैं और ना ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। आगे बस समझ में? क्लियर हो गया? तो ये एग्जांपल हमारा दे रखा है। तो मतलब मैटर क्या करता है, कैसे डिसाइड होगा कि कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट? वो डिसाइड होगा उसके एंड यूज से, कि उसका एंड यूज कर कौन रहा है। ठीक है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका एंड यूज हाउस होल्ड कर रहा है अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या हो गया हमारे पास? फाइनल गुड्स। ऑन द अदर हैंड उसका इस्तेमाल अगर प्रोड्यूसर कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल या फिर रीसेल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलिए एक बार फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम या तो कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हम रीसेल के लिए यूज करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इजी। नेचर क्या होता है बेटा फाइनल गुड्स का, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ऐड हो जाती है, और अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे नेशनल इनकम में तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज दो बार काउंट हो जाएगी। इस टॉपिक को आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझने वाले, टेंशन मत लो। वैल्यू एडिशन, यहाँ पर वैल्यू ऐड हो चुकी है, यहाँ पे अभी वैल्यू ऐड होनी है, यहाँ पे अभी वैल्यू ऐड नहीं हुई है, ठीक है। आपके पास लकड़ी पड़ी है, लकड़ी से चेयर बनाना है अभी, उसमें वैल्यू एडिशन करना है अभी, क्लियर। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, पूरी तरह से बनके तैयार है, आपका पिज्जा बनके तैयार था, आया नहीं। ऑन द अदर हैंड ये अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से बनके तैयार नहीं है, अपने फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए रेडी नहीं है, क्लियर। चलिए ये मिल्क जो आपने परचेज किया है कंजप्शन के लिए, वो सब क्या है हमारा फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, वही मिल्क अगर एक डेयरी शॉप वाले ने रीसेल के लिए इस्तेमाल किया तो क्या है वो फाइनल गुड्स। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए काम, अभी के अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो फटाफट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे वाले एग्जांपल से डोमिनोज में शेफ ने ओवन का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए, पिज्जा बनाने के लिए। ये जो ओवन जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, वो है हमारा कैपिटल गुड, और जो पिज्जा बन के आया था जिसको हमने कंज्यूम किया था, कंज्यूमर के लिए जो रेडी था यूज करने के लिए, ठीक है ना, वो है हमारा क्या, कंजप्शन गुड्स। इजी। चलो यहाँ पे एग्जांपल जो एक बेकरी का दे रखा है, ठीक है, वो भी समझ लो एक बार। बेकरी ओवन, ठीक है, बेकरी में ना ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमर्शियल ओवन है जो इस्तेमाल किया जा रहा है बेकरी में, वो क्या है हमारा कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो ओवन जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है, वो ब्रेड बनाने में काम आ रहा है। आई बात समझ में, कोई डाउट? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे, क्लियर। ऑन द अदर हैंड उस ओवन का इस्तेमाल करके जो ब्रेड बनाई जाएगी, ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूम की जाएगी कंज्यूमर द्वारा, आया नहीं, क्लियर। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जिसका इस्तेमाल करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। इजी, बहुत बढ़िया। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, वो इक्विपमेंट जो प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। ये हमारे सारे सारे ना फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं सारे सारे हमारे ये ठीक है बेटा। चलिए कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कैपिटल गुड्स वो इक्विपमेंट, वो मशीनरीज, ठीक है ना, वो सभी फिक्स्ड एसेट्स जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वो कैपिटल गुड्स है। ऑन द अदर हैंड वो गुड्स जो बन के आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर कर रहा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। क्लियर है ना, बिल्कुल हर चीज छप जानी चाहिए यहाँ पे, कहीं भी कोई भी दुख दर्द पीड़ा रह जाए ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इजी, समझ में आया था ना, हमने पहले समझ लिया एग्जांपल से, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, जो हाउस होल्ड यूज करता है क्या करने के लिए, अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ये वो फिक्स्ड असेट होती है, फिक्स्ड असेट जो प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है, और जो रिपीटेडली बार बार यूज किया जाता है किसमें, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है बेटा। ये ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है, मतलब महंगे होते हैं और लंबे टाइम चलते हैं, इनका बार बार इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इजी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हमारे वाले एग्जांपल में ओवन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं बेटा, ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट को, ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। ये वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है जब वो उसे खरीदता है, खरीदने के बाद उसे कंज्यूम कर लेता है, हाँ या नहीं, पिज्जा खरीदने के बाद उसे खाएंगे ना, है ना। चलो, दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, इसको हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं करता, इसको प्रोड्यूसर यूज करता है क्या करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर। एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन गुड्स आर कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो कंज्यूमर गुड्स पे जो भी खर्चा करोगे उसे बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड्स पे जो भी खर्चा करोगे उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने ओवन खरीद रखा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो क्या करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए।
आई बात समझ में? चलिए, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड टू द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। जितने कंज्यूमर गुड्स बनेंगे उतना लोगों को भला होगा, आया नहीं? और साथ में उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। ऑन द अदर हैंड, जब कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी, चीजों को बढ़ाने की कैपेसिटी। पहले आपके पास एक ओवन था, अब आपके पास 3 ओवन है ना? तो क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, अब ज्यादा पिज्जा बना पाओगे आप। ठीक है, ये बैकबोन होती है किसकी बेटा? जीडीपी ग्रोथ की। ठीक है, जीडीपी बढ़ती है इससे हमारी। आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंजप्शन एक्सपेंचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंचर में इसी टॉपिक को। चलिए, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 तरह के होते हैं बेटा, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल और सर्विसेज। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं बेटा? ये वो गुड्स होते हैं जो यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं सेवरल ईयर्स तक, मतलब काफी सालों तो चलते हैं ये गुड्स हमारे पास, और थोड़े से महंगे भी होते हैं, इनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सबका इस्तेमाल हम काफी सालों तक चलते हैं, आया नहीं? हम कभी कोई चीज खरीदना है तो हम क्या पूछते हैं? ड्यूरेबल है या नहीं है, मतलब लंबा चलेगा नहीं चलेगा, जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज लंबी चलती है। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं बेटा? ये वो गुड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, मतलब ये 1 साल के आसपास ही चलते हैं। ठीक है, 1 साल के आसपास के इनका लाइफ पीरियड होता है। कौन कौन से गुड्स होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे पास फर्नीचर, क्लोथ्स, क्रॉकरी, सारे फर्नीचर नहीं, कुछ फर्नीचर्स। ठीक है, और इनकी वैल्यू ज्यादा हाई नहीं होती, नॉर्मल इनकी वैल्यू होती है, बहुत महंगे नहीं होते। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं उनको हम, या फिर पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो यूज अप हो जाते हैं सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन से, एक बार यूज किया खत्म, दूध पिया खत्म, ब्रेड खाई खत्म, आई बस समझ में? और नहीं भी यूज करोगे तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिशेबल। कोई डाउट? तो ये वो गुड्स है जो एक ही एक्ट ऑफ कंजप्शन से खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है हमारे पास सर्विसेज। सर्विस क्या होता है हमारे पास? ये नॉन मेटेरियल गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं किसको? ह्यूमन वांट्स को। हमारे वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो नॉन मेटेरियल गुड्स है उसको बोलते हैं सर्विसेज। जैसे एक लॉयर जो है वो लॉ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक डॉक्टर जो है वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये सब क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर बेटा? ये 4 तरह के हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं। चलो बेटा, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों ही स्टेटमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रीजन आपसे पूछता है एग्जाम में। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, पर सारी कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। कैसे? पहले समझो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर कर रहा है चीजों को बनाने के लिए। अब प्रोड्यूसर किसकी चीज का इस्तेमाल करता है? प्रोड्यूसर करता है एक तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल, और एक करता है मशीनरीज का इस्तेमाल, मशीनरी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है चीजों को बनाने के लिए। इन दो चीज का इस्तेमाल करता है। इन मशीनरी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कैपिटल गुड। हाँ या नहीं? हमने पढ़ा ना, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? वो फिक्स्ड एसेट्स, किसकी फिक्स्ड एसेट? प्रोड्यूसर की, जिसका इस्तेमाल वो क्या करता है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए करता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी कैपिटल गुड्स है इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है बेटा? प्रोड्यूसर। तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो है वो क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ये बात तो हमें क्लियर है। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रॉ मटेरियल भी होता है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल इंक्लूड है जो कि कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। इजी, समझ में आ गया? अगर मैं इसको डायग्राम में समझाऊं आपको, तो ये हो गया मेरा प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? कैपिटल गुड्स और साथ में रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है वो कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं है, बट कैपिटल गुड्स जो है वो किसका पार्ट है? प्रोड्यूसर गुड्स का। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अगला कंसेप्ट, सेम गुड कैन बी कैपिटल एंड कंजप्शन गुड बोथ। एक ही गुड कैपिटल और कंजप्शन दोनों हो सकता है। एग्जांपल समझो, स्विंग मशीन देखी है आप लोगों ने घर में, सिलाई करने वाली जो मशीन होती है देखी है ना, उस मशीन का इस्तेमाल अगर एक टेलर कर रहा है, क्या करने के लिए? कपड़े बनाने के लिए। वैसे तो काम ही कपड़े बनाना है, मतलब वो प्रोडक्शन कर रहा है उससे, हाँ या नहीं? क्या कर रहा है वो? उससे प्रोडक्शन कर रहा है। अगर टेलर उस मशीन का इस्तेमाल कर रहा है तो ये क्या है हमारे पास? कैपिटल गुड्स। ऑन द अदर हैंड उसी मशीन का इस्तेमाल हाउस होल्ड कर रहा है, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, हमारी मॉम कर रही है घर पे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो क्या मैटर करता है? मैटर करता है कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है, उसका एंड यूजर कौन है। अगर उसका एंड यूजर कौन है? हाउस होल्ड, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? कंजप्शन गुड्स। अगर उसका एंड यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है। ठीक है,
जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा वो कैपिटल गुड्स। समझ में आ गए बेटा दोनों स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार एग्जाम में। चलिए बेटा अब बात करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। बहुत सिंपल है ये, वो एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन पे किया है, किस किसने, हाउस होल्ड ने, गवर्नमेंट ने और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, जो भी खर्चा करा है किस पे, कंजप्शन पे, उसका एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। इजी, इसे कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कौन से होते हैं ये, एनजीओ, टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सारी की सारी, ठीक है। इन्होंने जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, तीनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड करने से क्या जाएगा आपके पास, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखो फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन कैपिटल, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, के फॉर कैपिटल, कि भैया कैपिटल के स्टॉक में जितना भी चेंज आया, जितना भी एडिशन हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में, वो सब क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। और सिंपल करते हैं, जितनी भी आपकी पूंजी बढ़ी है, जितनी भी आपकी कैपिटल बढ़ाना है एक साल में, उसको ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। भाई आपने इन्वेस्ट किया होगा तभी तो कैपिटल इंक्रीज हुई है। क्लियर, चलो और क्लियर हो जाएगा ये अभी जब इसके हम कंपोनेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट क्या है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नाम से क्लियर है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। पहले फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। भाई वो इन्वेस्टमेंट जो किसमें की गई है, फिक्स्ड एसेट में। एक प्रोड्यूसर ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है किसमें, फिक्स्ड एसेट में, उसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहां पर स्टॉक किसका बढ़ा है, फिक्स्ड एसेट का, किसका, प्रोड्यूसर का, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास जितनी फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ गया उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर, निकलेगा कैसे, साल के एंड में प्रोड्यूसर के पास कितना फिक्स्ड स्टॉक है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट का स्टॉक है, उसमें से माइनस कर दो साल के स्टार्टिंग में कितना था, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें से माइनस करना है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या माइनस करना है उसमें से कि भैया साल के स्टार्टिंग में कितना तेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था फिक्स्ड एसेट का, ठीक है, साल के एंड में उसके पास 50 शेयर है, साल के स्टार्टिंग में उसके पास 30 शेयर थी, ठीक है, कितनी शेयर बढ़ गई, 20 शेयर बढ़ गई, तो वही उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। सिंपल, कोई डाउट, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, इसको हम ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना स्टॉक हमारा बढ़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, समझो। जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। सिंपल सी बात है, पहले आपके पास 4 मशीन थी, अब आपके पास 7 मशीन है। जब 3 मशीन और बढ़ेगी तो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, हाँ या नहीं। पहले एक मशीनरी पे आप 10,000 प्रोडक्ट बनाते थे, तो आपके पास कितनी थी, पहले 4 थी, तो 4 थी तो पहले कितने 40,000 बनाते थे, अब 7 हो तो कितने बना सकते हो, 70,000 बना सकते हो, हाँ या नहीं। तो 40,000 से 70,000 की कैपेसिटी हो गई आपकी प्रोडक्शन की, ठीक है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, उस मशीन को देखने के लिए तो लाए नहीं हो, प्रोडक्शन करने के लिए लाए हो, तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। और जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है, किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसकी जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। सिंपल कर देते हैं, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ती है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। इन्वेंट्री, सबसे पहले तो समझ लो इन्वेंट्री क्या होता है बेटा। इन्वेंट्री के अंदर 2 चीजें आती है हमारे पास, एक होता है फिनिश गुड्स और एक होता है रॉ मटेरियल। भाई कच्चा माल और फिनिश गुड्स जो बनके तैयार है पूरी तरह से, और जो कच्चा माल आपके पास पड़ा हुआ है किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। आगे बात समझ में। अब इन्वेंट्री में कितना एडिशन हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास एक साल के अंदर कितनी इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ा है, उसको बोलते हैं क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। निकलता कैसे है ये, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जितना पड़ा है किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, उसमें से माइनस कर दो इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। क्या माइनस करना है उसमें से कि साल के स्टार्टिंग में कितना था,
भाई साल के एंड में कितना है, उसमें साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था इन्वेंट्री का, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इजी, जैसे वहां कैलकुलेट किया था, वहां पे फिक्स एसेट का था, यहाँ पे इन्वेंट्री का है, और कुछ अलग नहीं है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, भाई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है, समझो। पहला पॉइंट, इट एंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट टू द प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर को इनपुट मिलता रहेगा, ठीक है, उसके पास जब जब उसके पास डिमांड आ रही है किसी भी चीज की, तो सप्लाई करने के लिए उसके पास हमेशा गुड्स होने चाहिए ना, है ना। अब वो कब होगा, जब उसके पास स्टॉक पड़ा होगा। अगर स्टॉक नहीं है उसको मना करना पड़ेगा, और जब मना करेगा तो लॉस होगा, नाम खराब होगा वो अलग, और लॉस भी होगा। जो फायदा होने वाला था उस गुड्स को सेल करने की वजह से वो नहीं हो पाएगा, आई बस समझ में। और साथ में एक फायदा और होता है स्टॉक होने से, आपके पास आपको डे टू डे परचेज नहीं करनी पड़ती, रोज रोज भागना नहीं पड़ता, ठीक है, इनपुट्स को परचेज करने के लिए, अरे बस समझ में। तो जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। क्लियर बेटा। और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो भी खत्म हो जाती है कि मार्केट में माल है आज नहीं है, आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है मार्केट से नहीं मिल रहा है, वो सारी टेंशन खत्म, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी मंगा के स्टॉक पे है। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है, जो भी अपना खर्चा करा है किस पे बेटा, अभी फिक्स एसेट पे, और जो भी खर्चा करा है किस पे, इन्वेंट्री स्टॉक पे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये तो वही इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब मैं पीछे इन्वेस्टमेंट पड़ी थी ना, वही है, ठीक है। अब ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो यही है, सेम टू सेम, बट ग्रॉस से अगर नेट इन्वेस्टमेंट पे आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, जो हमारी एसेट होती है ना उसकी वैल्यू ना कम होती जाती है, अलग अलग रीजंस की वजह से, यूज करने की वजह से, पुरानी हो जाने की वजह से। इसको आगे हम अगली स्लाइड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए समझ जाओ कि आपको जब भी ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। भाई एक अकाउंटिंग ईयर में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको ग्रॉस निकालनी है तो आप नेट में डेप्रिसिएशन को इधर लाकर ऐड कर दोगे, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। ये नेट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। पहला पॉइंट, इट रेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। भाई इससे क्या होता है ना, इकोनॉमी में स्टॉक बढ़ जाता है किसका, कैपिटल का, ठीक है। अब जब कैपिटल का स्टॉक ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर भी ज्यादा अवेलेबल होगा, हर एक लेबर को ज्यादा कैपिटल मिलेगी, ठीक है, आई बात समझ में, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब सभी लेबर के पास काम होगा, और काम कब होगा, जब कैपिटल बढ़ेगी। अरे बस समझ में, देखो सिंपल सी बात है, अगर पहले आपके पास 4 मशीन थी और 10 लेबर थे, अब आपके पास 6 मशीन है और 10 लेबर उतने के उतने ही है। अब हर एक लेबर के पास काम करने के लिए ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा काम है, हाँ या नहीं, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आई बात समझ में। और ऊपर से जब आप 2 मशीन और लगाओगे तो आप 2 लेबर और हायर कर सकते हो, है ना, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प टू जनरेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज लार्जली ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। भाई कैपिटल नहीं है तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 2 मशीन लगती है ना किसी भी इंडस्ट्री में, या फिर कोई इंडस्ट्री खुलती है उसमें मशीन लगती है, उसमें स्टॉक होता है वहां पर, तो क्या होता है, उस स्टॉक को संभालने के लिए लेबर चाहिए जो उस पर काम करेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो भैया प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, हमारा जीडीपी ग्रो करेगी, हमारे देश की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन को समझ लेते हैं पहले। मैंने ये स्टाइलस खरीदा, ठीक है, इस स्टाइलस का इस्तेमाल मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। ये स्टाइलस मैंने 3000 रुपये खरीदा था, ठीक है, क्या इस स्टाइलस की वैल्यू अभी भी 3000 रुपये होगी, मैं इसको रेगुलरली यूज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं से इसका स्टिकर फट गया है, थोड़ा सा पुराना सा हो गया है, ठीक है, एक निब भी खराब हो गई है, दूसरी लगा रखी है, तो क्या इसकी वैल्यू उतनी रहेगी, नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ या नहीं। अब ये जो वैल्यू कम हुई है ना आपके फिक्स एसेट की, उसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। अब ये वैल्यू कम क्यों होती है बेटा, समझो, नॉर्मल वियर एंड टियर, भाई आप यूज कर रहे हो, कहीं से कटेगा फटेगा तो है ही, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गिर गुरा गया, ये खराब हो गया, उसकी वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मुझे पता है कि ये टेक्नोलॉजी ना आने वाले टाइम में पुरानी हो जाएगी और इसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी देगी, तो इसकी वैल्यू तो कम होनी है ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में पुरानी होनी है, आई बात समझ में। तो ये 3 रीजन होते हैं किसी भी एसेट की वैल्यू के कम होने के लिए, आई बात समझ में, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर। अब इसको आप मैनेज कैसे करते हो बेटा,
इसको आप मैनेज करते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के। क्या बना के बेटा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। समझो, अब ये तो बहुत 3,000 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट था। मैंने एक मशीनरी खरीद रखी है, ठीक है, जो मैंने 10 लाख की खरीदी। अब जो 10 लाख की मशीनरी खरीदी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। 10 साल तक मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब 10 साल के बाद अचानक से मुझे नई मशीनरी खरीदनी होगी। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? एक से इतना पैसा नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा, हर साल, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट धीरे धीरे करके अलग रख दूंगा एज अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिससे कि जब 10 साल पूरे होंगे, जब मेरी मशीन खराब हो चुकी होगी पूरी तरह से, जब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होगी, तो मैं उसको निकाल कर एक नई मशीनरी ला पाऊंगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कैपिटल लॉस की। भाई डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस किस तरह से अलग है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। ये वो असेट की वैल्यू रिडक्शन है, मतलब आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है जब वो यूज ही नहीं हो रही। भाई यहाँ पे तो क्या था, वो रेगुलर यूज हो रही थी, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हुआ था। यहाँ पर वैल्यू कम होती है जब असेट यूज ही नहीं हो रही, बिना यूज हुए ही उसकी वैल्यू में कमी आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल लॉस। अब ये होता कैसे है? नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से। भाई सिंपल सी बात है, अब जब कोरोना आया था, ठीक है ना, लोगों की जो मशीनें पड़ी थी फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई थी, आपको पता है। तो उस टाइम पर वो फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह पड़ी थी, जो इक्विपमेंट वगैरह पड़े थे, उनकी वैल्यू अपने आप ही कम हो गई। क्या वो यूज हो रही थी वहां पे? नहीं, बिना यूज हुए ही उनकी वैल्यू कम हो गई, तो वो है कैपिटल लॉस। ठीक है, तो नेचुरल क्लाइमिटी, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, कोरोना वगैरह आ गया, ठीक है। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ड्यूरिंग द पीरियड। भाई मार्केट वैल्यू कम हो जाती चीजों की, सिंपल सी बात है। जैसे आपने ये स्टाइलस ही, मैंने मान लो 3 महीने पहले मार्केट में इसकी वैल्यू थी 3,000 रुपए, अब मार्केट में इसकी वैल्यू 2700 रुपए हो गई, तो इसकी वैल्यू अपने आप कम हो गई ना, है नहीं? क्लियर? कोई डाउट? यूज नहीं हो रहा फिर भी वैल्यू कम हो गई, तो भैया इजी, क्लियर? अच्छा, अब इससे आप डील कैसे करोगे, इस कैपिटल लॉस से डील कैसे करोगे? बाय टेकिंग इंश्योरेंस। भाई आपने ना फायर इंश्योरेंस करा लिया कि भाई अगर मेरी फैक्ट्री में आग वाग लगती है तो जो भी लॉस होगा उसको जो फायर कंपनी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारी, वो उसको इंश्योर करेगी। आई बात समझ में? तो उससे आपका लॉस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो भैया इंश्योरेंस करा लेते हैं हम लोग, उससे ही ये लॉस कवर किया जाता है। दैट्स इट फॉर वीडियो। तो इस वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लिया है, हर चीज यहाँ पर सेट हो गई है। फिर भी अगर कोई दुख दर्द हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताना, आपका भाई आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आपको क्या करना है, आपको रोज 5 बजे अपने भाई के चैनल पे आना है और मेहनत करके दिल लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना है जो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा है, उसे बताओ कि यार इस चैनल पर इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।